बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देखें प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी सी होती है, लेकिन उनकी अहमियत इसलिए ज़्यादा होती है, वो आपका मूड खुशगवार कर देती है। और मुझे अच्छी चाय मिल जाए तो मैं खुश हो जाती हूँ। सो खुश रहें, खुश रहने दें। हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं जी खबरों से। आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं, सबसे पहले आ जाए जी पहली खबर की तरफ। ओल्ड अनारकली लाहौर फूड स्ट्रीट की बहाली का प्लान है। तज़ीन और आइश के लिए महकमा सियाहत इन एक्शन। सयाहों और शहरियों के लिए डेवलपमेंट स्कीम मंजूर करने का फैसला किया गया है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गायनी पोर्टल का इफ्तिताह। आइंदा इंतखाबात में लाहौरिये किसको वोट डालना चाहते हैं, आपको ये भी बताएंगे। और पंजाब एग्जामिनेशन के तहत मिड टर्म इम्तहानात स्कूल बेस्ड सिस्टम का तजुर्बा नाकाम। आज की खबरें आप जान चुके हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब, सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ कर लेती हूँ जी खोखर साहब आपसे। सयाहों और शहरियों की सहूलत के लिए डेवलपमेंट स्कीम मंजूर करने का फैसला किया गया है, कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, 15 साल पहले भी जो है ना अनारकली में फूड स्ट्रीट बनाई गई और फूड स्ट्रीट को फंक्शन भी किया गया। बाद में इसकी लुक आफ्टर और बहुत अच्छी थी, लोग जाना शुरू हो गए, लोगों ने वहाँ एंजॉय भी किया, फैमिलीज गई वहाँ पर, सियाह आए, टूरिस्ट आए। लेकिन उसके बाद उसका ऐसा हशर किया कि वहाँ पर गंदा पानी सड़कों में और वो गंदा पानी फिरने लगा और वो जो स्टॉल थे वो ख़त्म हो गए और वहाँ पर लोगों का गुजरना जो है मुश्किल हो गया, क्योंकि वो गटरों का पानी जो है वो फूड स्ट्रीट में आ गया। इसकी वजह से लोगों के लिए मसला पैदा हो गया। अब दोबारा उसको टूरिज्म डिपार्टमेंट आया, टूरिज्म डिपार्टमेंट कहता है दोबारा बहाल करना है, तो दोबारा बहाल एक दफ़ा कर दिया जाएगा और ब्यूरोक्रेसी इसमें पैसे कमा लेगी और पैसे खाने के बाद जो है दोबारा 6 महीने बाद दोबारा उसका वही असर हो जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा? सिर्फ ये कि ये सिर्फ पैसे कमाए जाने का जरिया बनाया जाएगा, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए प्रोसेस में और वो फिर उसको लुक आफ्टर भी करना चाहिए, उसको बाद में देखना भी चाहिए। लेकिन बाद में देखने नहीं छोड़ देते हैं और वो बाद में फिर दोबारा फिर वही असर हो जाता है। और ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो प्रोजेक्ट जो शुरू करती है उसमें कमीशन खाती है और कमीशन खाकर घरों को चली जाती है। कामरान लाशारी साहब के अंडर ये सब आएगा मेरे ख्याल से। राव साहब देखिए, बहुत शुक्रिया मौका दिया खोखर साहब ने बोलने का। रूफ टॉप पे रेस्टोरेंट बनेंगे। एक तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि शहर का तशख़्ख़ुस किस तरह से उजागर किया जाए। उसके लिए सबसे पहले ग्वाल मंडी में फूड स्ट्रीट बनी, फिर अनारकली को जो अनारकली पुरानी अनारकली का एरिया था इसको फूड स्ट्रीट बनाया गया। फिर उसके बाद जो शाही जो फोर्ट स्ट्रीट है उसकी बैक साइड उसको अच्छा, इन तीनों में से जो सक्सेसफुल अब तक है वो फोर्ट स्ट्रीट जो वाली जो फूड स्ट्रीट है वो अभी तक सक्सेसफुल चल रही है और सियाहों को मुतवज्जा भी करती है। अगर कोई भी जाए तो वो रह नहीं पाता सोशल मीडिया पर उनकी वाइब्स शेयर करने से, और वो रहता है। तो अब हमारे पास जो सियाहत के हवाले से पॉइंट्स हैं वो तो पहले ही शहर का जो हाल है वो आपके सामने है, स्मोक के साए हैं कि हम सियाहत को फ़रोग देने के हवाले से बातें, दावे, वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ नहीं पाते। तो अब अगर अनारकली की फूड स्ट्रीट की बहाली का प्लान बना लिया गया है तो ये एक अच्छा इकदाम है अगर इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। लेकिन जो खोखर साहब बात कर रहे हैं कि फ़लाँ ने कमीशन खा ली, देखिए जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उस पर वसाइल तो खर्च होंगे, लेकिन उन वसाइल को बचाने के लिए आपने क्या इकदाम करने हैं ये मैटर करता है कि आपने अब मैं उसको देखता हूँ ना अनारकली की फूड स्ट्रीट को, रियली वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके करीब गवर्नमेंट कॉलेज है, ओल्ड कैंपस है, म्यूज़ियम है, वो आपका बहुत एक अच्छा जो जिसको आप ग्लोरीफाई कर सकते हैं ऐसा एक पॉइंट है। लेकिन बदकिस्मती से वो बना तो दी गई फूड स्ट्रीट, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी गई। और वही बात हुई जो खोखर साहब कह रहे हैं कि एक दफ़ा बनने के बाद सभी लोग कमीशनें
खाते हैं ब्यूरोक्रेसी। मुझे राव साहब ये बता दें, ये फॉलो अप किसने लेना होता है? इसका फॉलो अप गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी? एग्जैक्टली। इसमें देखिए, जिस इदारे ने इसको ऑन करना है, ये उसी से पूछा जाना चाहिए कल को कि भाई आपको ये आपके हवाले ये किया गया था, तो आपने इसको सस्टेन क्यों नहीं रखा? अब वहाँ पे आप अगर नारकली से आपका गुजरना आखिरी दिनों में कहीं हुआ है, आखिरी हफ्ते में, तो आप वहाँ सीवरेज गंदगी इस तो कदर है, इस कदर है कि मतलब लगता ही नहीं है कि ये कभी कोई शहर का कोई हिस्सा है या यहाँ पर उससे आगे थोड़ा सा आ जाए, तो हर रोज ही वहाँ जाना होता है, थोड़ा सा उससे आगे आ जाए। अगर पुरानी नारकली का ही वो एरिया है, जो ही आप चौक को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे एक मुझे लगता है कि वो एक 40 साल एक सीवरेज का प्लान है शायद, जो मुकम्मल ही नहीं होना। ऐसे ही है, एक सड़क खराब सारी, दूसरी सारी उसको किया हुआ। उससे आगे आके जैन मंदिर का अगर आप एरिया देखें तो वो थोड़ा बेहतर हुआ है। उसको जैन मंदिर की रिहेबिलिटेशन के बाद वो चूँकि अनारकली का ओरिजिनल स्टेशन है, ये आपके पास एक ऐसा पूरा पैच है लोहारी तक, इसको आप सियाहत के लिए प्रमोट कर सकते हैं। मैं तुर्की की मिसाल देता हूँ कि इसी तरह की, बिल्कुल इसी तरह की उनके पास इस्तकलाल स्ट्रीट है, उसमें ट्रैम चलती है। तो आप इस तरफ अगर ट्रैम की तरफ पास ये बिल्कुल सीधा एक लोहारी तक पैच है और ये तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। इसमें आप ट्रैम चला सकते हैं, इसमें सियाहत के लिए बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जो इसी में तजावज़ात की भरमार है, तजावज़ात ने बुनियादी तौर पर हुस्न को ख़राब किया है, इस सारे एरिए को भी। सारी सड़क में पार्किंग है और इल्लीगल पार्किंग की वजह से वो सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम हुआ होता है। तो फूड स्ट्रीट की खस्ता हाली की बुनियादी वजह यही है कि किसी ने चेक नहीं किया। बाद तो हमारे यहाँ रिवाज ही राव साहब यही है ना कि फॉलो अप टाइप कुछ नहीं होता। वहाँ पर मैं एक बात बस ख़त्म कर रहा हूँ जी। एक ना वहाँ पे कुछ 24-25 दुकानें बनाई गई थी जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और मुख्तलिफ उनकी दुकानों के ज़िम्मे, वो पता चला, मैं ही स्टोरी दी थी कि वो पता नहीं कुछ 4-5 करोड़ रुपए उसके रेंट की मद में वो पे ही नहीं किया किसी ने, यानी अलॉट करवा ली। उसके बाद तो जब वसाइल आपने जनरेट करने के लिए एक वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की दुकानें बनाई, तो पैसे ही नहीं मिलेंगे तो रिहेबिलिटेशन कैसे होगी? तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको बनाए और रिहेबिलिटेशन के हवाले से इसको बहुत अच्छी हालत में बना के इसका फॉलो अप लेते रहे हैं। जहाँ जिस जगह पे फूड स्ट्रीट है, आप यकीन माने सियाहों के लिए ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं और वो आके इन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं। खैर, अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इसके लिए काम होना चाहिए और फॉलो अप भी होना चाहिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अगली खबर क्या है? गायनाकोलॉजी पोर्टल का आगाज़ मरीजों के इलाज में बहुत सूदमंद होगा, वजीर सेहत का ये कहना है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गायनी पोर्टल का इफ्तिताह किया गया है। राव साहब, क्या फ़ायदा होने जा रहा है इसका? देखिए, मदर एंड चाइल्ड के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा ये गुफ्तगू सुनी है कि इससे बहुत बड़ी सहूलत जो है वो होने वाली है और ये गुज़िश्ता द्वार से ये नाउम्मीदी लग रही है आपकी बात। अभी देखिए इफ्तिताह हुआ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गायनी पोर्टल का इफ्तिताह किया आज आपने। पेपरलेस यानी ये इसको वर्किंग को करने जा रहे हैं और इससे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मसाइल हैं लोगों को दरपेश अस्पतालों में जब भी जाएं। और गायनी के हवाले से ख़ास तौर पे पहले भी बात हो चुकी है कि गायनी के बहुत ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वो नहीं है शहर में। गो के जिना हॉस्पिटल या गंगाराम, लेडी एचसन या लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल स्पेसिफ़िकली इसको ट्रीट भी कर रहे हैं, बहुत बड़े इनके जो वार्ड्स हैं गायनी के, लेकिन उसके बावजूद सहूलियात जो है वो नाकाफ़ी हैं। अब इसको बढ़ाने के हवाले से मुसलसल इक़दाम करने की ज़रूरत है, चूँकि अब लाहौर शहर की जो आबादी है वो सेंसिस के मुताबिक 1,30,00,000 से तजावज़ कर चुकी है, लेकिन लाहौर शहर में जो आने जाने वाले लोग हैं वो यौमिया उनकी तादाद 2 करोड़ से ज़्यादा बनती है। तो ऐसे में आपको इंतज़ामात भी इसी तरह के करने हैं। अब खबर के मुताबिक वज़ीर सेहत ने फ़ीता तो काटा है और इसमें पेपर फ्री करने का भी, गंगाराम को के जो पेपर फ्री करने का भी, आमतौर पर तो ये होता था कि पेशेंट बेचारा सिस्कियाँ ले रहा होता था तो उधर से फाइल ही नहीं बनती थी, तो पहले पेशेंट्स को तो ट्रीट कर लें। गंगाराम की जो इमरजेंसी वार्ड है स्टेट ऑफ द आर्ट है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी हैं सारी, तो इसको और ज़्यादा इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी
ये बड़े अस्पतालों में तो फिर भी चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा आना जाना है, लेकिन जो छोटे यूनिट्स हैं जो बनाए गए, ख़ास तौर पर समनाबाद अस्पताल है, मियाँ मीर अस्पताल है, इसी तरह से काना, रायविंड, सब्जाजार, इन अस्पतालों में इक्विपमेंट की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और अमले को सोडीवाल का गवर्नमेंट अब्दुर्रहीम अस्पताल है, गवर्नमेंट अब्दुर्रहीम अस्पताल है, इनको ये छोटे यूनिट्स बनाने का यही मकसद था कि लोगों को डोर स्टेप तक ये सहूलत मुयस्सर आए। लेकिन हर वक्त कोई ना कोई जाए तो वो बेचारा शिकायत करता ही नजर आता है कि लेकिन मुझे लगता है अमला नहीं है यहाँ पे, इनको अमला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, यहाँ पे जो रवैया ठीक नहीं है जो डॉक्टर्स का, और इस हवाले से शिकायत रहती हैं। इन शिकायत को एड्रेस करने की ज़रूरत है और डॉक्टर्स को भी जाहिर है वो अवाम के खून पसीने की कमाई नहीं जी, ये बहुत ज़रूरी है। खोखर साहब, इंटेलिजेंस गायनी पोर्टल जो है इसका क्या छुप के फॉलोअप लिया जाएगा, देखा जाएगा कि इससे अवाम को सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि अवाम को फौरी तौर पर रसाई होगी और अवाम को अवेयरनेस होगी कि वो फौरी तौर पर उसको चेकअप किया जा सकेगा, यही होगा। इसके बाद क्या हो सकता है, लेकिन इसके लिए सरकारी अस्पतालों के हालात जो है वो आपके सामने ही है जिस तरह के हैं। वाईडी वाले तो वहाँ काम नहीं करना चाहते या यंग डॉक्टर काम नहीं करना चाहते, और जो सीनियर डॉक्टर अस्पतालों में आते हैं वो पेशेंट को घेर कर जो है ना वो प्राइवेट अस्पतालों में ले जाते हैं। और आपको पता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस वक्त गायनी का इशू लाहौर का जो ये है, लाहौर शहर में मैंने देखा है कि हर जो खतून आती है जो हामला होती है उसका सिजेरियन ऑपरेशन कर दिया जाता है। वो अब मैं भूरेवाला में पैदा हुआ, वहाँ तो कोई सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होते थे उस वक्त, हम तो वैसे ही पैदा हो गए। लेकिन अब हर सिजेरियन ऑपरेशन हो उसका औरत का पेट काट कर रख दिया जाता है, फिर सिजेरियन पर सिजेरियन होते हैं और बेचारी औरत फिर बाद में पोस्ट जो अफेक्ट होते हैं सिजेरियन के वो आपको पता ही है किस तरह के होते हैं। इस तरह के तो हालात है यहाँ पर लाहौर में। ये गानी का क्या आप नाम लें, गानी तो काबिल नफरत हो चुकी है औरतों के लिए और आवाम के लिए। गानी के डॉक्टर जो है इस तरह का रवैया का इसको रिवैम्प तो किया जा रहा है, इन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए। बिल्कुल, तो बिलाशुबा करना चाहिए। अलबत्ता ये चीज़ जो हम पहले देखते थे कि गायनी की सहूलियात बहुत कम थी, सो इनको भी फैलाया जा रहा है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल में ये सहूलियात दी जा रही हैं, तो ये बेहतर है, इसको हमें सराहना भी चाहिए ताकि मैक्सिमम हम ये कोशिश कर रहे हैं ना कि लोगों की परेशानियों का हल जो है वो निकाला जा सके और तकलीफ़ में कमी लाई जा सके। महकमा सेहत इस पर काम भी कर रहा है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ गंगाराम अस्पताल को पेपर फ्री करने का भी प्लान बनाया गया है। सो ये अच्छी चीज़ें हैं, इनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। हम ब्रेक की तरफ चले जाते हैं, ब्रेक लेंगे, उसके बाद आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना जी, आपने हमारे साथ ही रहना है। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। 47% लाहौरिये नवाज शरीफ को वजीर आजम देखने के ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा जी, आइंदा आम इंतखाबात में लाहौरिये किसको वोट डालना चाहते हैं, इसके लिए जी लाहौरियों ने अपना फैसला सुनाया है। 63% लाहौरियों ने नवाज शरीफ को पसंदीदा शख्सियत करार दिया। 23% ने PTI हुकूमत को मसाइल का जिम्मेदार ठहरा दिया है। हम राव साहब की तरफ चलते हैं, उनकी खबर है जी। राव साहब, अच्छा, ये सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च एक इदारा है जो कि मुख्तलिफ अमूर के हवाले से रिसर्च करता है और इनकी रिसर्च का जो तमाम तर रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी मौजूद होता है जिसमें जिस भी लेट्स सपोज अगर मुझसे 8 सवालात किए गए हैं तो उसका मुकम्मल रिकॉर्ड मेरे ID के साथ और मेरे इंटरव्यू के साथ वो मौजूद होता है। जो इन्होंने तफसीलात शेयर किया उसमें ये ग्लिम्पसेस भी शामिल है कि अच्छा, इन्होंने लाहौर के हवाले से बड़ा दिलचस्प सर्वे जो है वो सामने आया जिसमें लाहौर की जो मकबूल तरीन जमात है वो मुस्लिम लीग नून बताई गई है। 67% जो लाहौरी वो चाहते हैं, लेकिन 46% वोट देना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून को, और वज़ीर आज़म भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यानी नवाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म वो देखना चाहते हैं। इसी तरह से मकबूलियत में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और तीसरे नंबर पर जो पार्टी है वो बहुत ही कम रेशो के साथ है, वो मुख्तलिफ शख्सियात का। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि मसाइल की ज़िम्मेदार किसको समझते हैं लाहौरिये और लाहौरियों के बुनियादी मसाइल कौन से हैं, जिसमें लोग गैस की किल्लत, सीवरेज और वाटर सप्लाई और पीने के साफ पानी की किल्लत को बड़े मसाइल जो है वो करार दिया है। और इसके ज़िम्मेदार किसको ठहराया है? इसके ज़िम्मेदार ज़्यादातर जो लाहौरिये हैं उन्होंने प्रीवियस जो रजीम थी PTI की उसको इसका ज़िम्मेदार ठहराया है, जबकि उसके करीब तरीन फिगर्स जो हैं वो जो
ये 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसको भी मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया। लेकिन जब सवाल किया गया कि वज़ीर आला किसको होना चाहिए, तो उसमें शहबाज शरीफ का पलड़ा भारी नजर आया कि लाहौरिये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ ही वज़ीर आला रहें, जबकि दूसरे नंबर पर जो वज़ीर आला है वो तो बहुत पीछे हैं, 21% ने बिलावल भुट्टो को, जबकि इसी तरह से मुख्तलिफ इसमें से जो डिटेल्स हैं वो शेयर की गई हैं। 23% के ख्याल में जो पीटीआई है इसकी ये जिम्मेदार है तमाम तर जो मसाइल शहरियों को दरपेश रहे हैं। चले ये तो था जी सर्वे, तो मैं खोखर साहब की राय भी जान रही थी। खोखर साहब, आप, मैं नाम नहीं पूछना चाह रही, किस बुनियाद पे आप पार्टी को वोट देंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ऐलान किया कि अगला वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ होगा, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो ने एतराज किया कि ये ऐलान क्यों किया गया, फैसला बैलेट के जरिए होना चाहिए। अब जब एक तरफ से ऐलान आ गया, अब सर्वे भी उसके हक में आने शुरू हो गए हैं, और ये सर्वे की क्रेडिबिलिटी क्या है, और कौन कहता है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर की पॉपुलर पार्टी है, या कौन कहती है? बिल्कुल, ये फैसला तो ये फैसला तो 8 फरवरी को होगा, 8 फरवरी को आवाम ने करना है, और 8 फरवरी को जब बैलेट इस्तेमाल होगा फिर फैसला होगा। आप किस बुनियाद पे किसी भी पार्टी को वोट देंगे? क्या मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियां, जो पीटीआई और नून लीग जो है मसाइल की जिम्मेदार है, पीपल पार्टी भी जिम्मेदार है, इनको 2-2, 3-3 दफा मौका मिला है। पीटीआई को ये नहीं कह सकता कि मौका नहीं मिला, इन्होंने काम नहीं किया। अब सुर्खी पोर्टल लगाकर दोबारा ये आ जाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा? मुझे ये बताएं, ये कौन सा 30 मान लेंगे? अब सबसे ज्यादा जो कोयला पाकिस्तान में थर के इलाके में निकलता है, लेकिन सस्ती बिजली वहां पैदा हो सकती है, लेकिन बिजली का यूनिट जो है वो 70 रुपए यूनिट जा रहा है। सबसे ज्यादा सोना जो है रेकोडिक में निकलता है, जहां पर वो जब ड्रिल करते हैं तो उसमें ड्रिल के साथ जो आता है वो सोना बाहर आता है, वहां सोना नहीं निकल रहा। इतना ज्यादा जखायर है पाकिस्तान। केपीके में देखे मादनियात इतनी है केपीके में, ये हाइडल पावर इतनी वसाइल है, लेकिन ये इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, और कोई मुल्क के साथ सिंसियर ही नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का रिचेस्ट मुल्क है, लेकिन उसके वसाइल जो है वो इस्तेमाल करने वाला हमारे पास सच में जिस चीज की कमी है, हमारे पास लीडर की कमी है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है। दूसरे हमारे जो दुश्मन मुल्क इंडिया है उसके पास लीडरशिप है, सिंसियर लीडरशिप है, हमारे पास सिंसियर लीडरशिप नहीं है। जो आता है वो अपनी झोली भरता है और चला जाता है और दूसरे को जेल में डाल देता है। ये कोई तरीका है कि इमरान खान को जेल में डाल दिया और दूसरे इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये भी कोई तरीका नहीं है। ये भी कोई तरीका नहीं है कि नवाज शरीफ सबको मैदान में होना चाहिए, सबको मैदान में होना चाहिए, डाल दिया, सबको मैदान में होना चाहिए। ये भी कोई सबको मैदान में होना चाहिए, सबको नवाज शरीफ जेल में डाल दिया। नहीं, मैं इनको सबको मैदान में होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर सबको मैदान में होना चाहिए। नहीं हूँ, ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि ये पॉलिटिकल एलीट सबको मैदान में ना होना चाहिए, दौड़ सबके लिए बराबर। 2018 में अब देखिए एक बंदा दौड़ में है, दूसरे दौड़ में नहीं। 2018 में क्या था? वो भी तो वक्त था ना जब नवाज शरीफ पे इतने केस निकाले। नहीं, वो भी तो टाइम था ना जब नवाज शरीफ पे इतने केस, वो भी गलत था, वो भी गलत था, वो भी गलत था। अब ये सारे दौड़ में होने चाहिए। अब इमरान खान को जेल में डालकर नवाज शरीफ जो दौड़ में इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये कोई इलेक्शन नहीं होगा, मुझे सिलेक्शन होगी। मुझे बताएं खोखर साहब ने अच्छा किया, ये पॉइंट रेज कर दिया। जब मैं बात करूंगा 2018 की, तो खोखर साहब की तरफ से ये आवाज आएगी कि मैं नून लीग की हमायत, मुझे क्या जरूरत है नून लीग की हमायत करने की? नून लीग की हमायत में तब करूं, मुझे कोई जाती मुफाद मुझे है ही नहीं। मेरी ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है उनको रिपोर्ट करना, लेकिन बात तो से जो 2018 में आपने, क्या वो दुरुस्त फैसला था आपका कि आपने नवाज इतनी बड़ी सियासी जमात के ना जो आता है वो दूसरे 2017 में आपकी जीडीपी 5.8 पे थी। 2017 में आपकी जीडीपी 5.8 पे थी। आपके यहाँ डॉलर 99 101 रुपए पे हो रहा था। 54,000 पे आपकी जो मार्केट थी वो ट्रेड कर रही थी। सोना 45,000 रुपए तोला था। आज कहाँ पे? पेट्रोल 65 रुपए लीटर था। अब मुझे बताएं कि मैं जब ये देखूं कि ये सारी सूरत हाल को जब देखता हूं तो मुल्क तो आपका टेक ऑफ कर रहा था, लेकिन आपने एक डिसीजन लिया, आपने एक तजर्बा किया, तजर्बे की बुनियाद पे उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा। बहुत ज्यादा हालात खराबी की बात की जाती थी। 18 घंटे लाइट नहीं आती थी 2013 में, लेकिन डिफॉल्ट का नाम आपने नहीं सुना था खोखर साहब, ना आपने सुना था। बिल्कुल। और अब देखें, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब जाती है तो 12,000 मेगावाट बिजली ऐड करके जाती है, लेकिन उसके मुकाबले में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाती है तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? उस वक्त फिर से लोड शेडिंग शुरू हुई, फिर से दहशतगर्दी का। तो
इसकी इन सारी चीजों के बावजूद गलत करती है। मैं कब कहता हूँ इन सारी चीजों के बावजूद उन्होंने भी गलत किया, उन्होंने भी गलत किया। अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, फैसला ये बात है, बैलेट के जरिए फैसला होना चाहिए। ये रविश दुरुस्त नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, ये रविश दुरुस्त नहीं है। ये जिस तरह की पॉलिटिकल एलीट है, ये एक दूसरे के जो अपॉर्चुनिस्ट होता है वो कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन जिसको मार पड़ रही होती है वो कहता है कि गलत हो रहा है सारा। तो इस रविश को बदलने की जरूरत है। पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो सर्कल से बाहर निकले, सबका पाकिस्तान सर्कल से बाहर निकले। हम सर्कल में है तो सब कुछ ये समझने की जरूरत है आपको। बिल्कुल सही बात है, आपका मुल्क है तो सब कुछ है। मैं खोखर साहब की इस बात से तो अग्री करूंगी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है। हमारा मुल्क जो है कुदरती ज़खायर से माला माल है, लेकिन हम उसका क्यों नहीं सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हम क्यों डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कमी है तो एक लीडरशिप की। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और तालीम को लेकर जो नए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं जो नाकाम हो रहे हैं, अफसोस ही किया जा सकता है, क्योंकि अब हमें इतनी जिद्दत के साथ साथ जब हम तालीम में नाकाम तजुर्बात करेंगे तो फिर हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा। मिड टर्म इम्तहानात का तजुर्बा नाकाम रहा, 60% बच्चों को सवाल ही समझ में नहीं आया। लाहौर में मिड टर्म इम्तहानात के नताइज सिर्फ 40%। असातिज़ा यूनियन का आइंदा साल सिलेबस उर्दू में छापने का मुतालबा किया गया है। खोखर साहब जी बिल्कुल, जो स्कूलों में इम्तहानात होते थे, हम भी पढ़ते थे, जो सेमाही इम्तहानात होते थे या शशमाही इम्तहानात होते थे वो स्कूल खुद लेता था। एनुअल इम्तहानात जो होते थे वो होते थे मैटर करते थे, और मैटर का जो इम्तहान होता है एनुअल इम्तहान वो बोर्ड लेता है, FA का भी बोर्ड लेता था, BA का भी यूनिवर्सिटी लेती थी, जबकि बाकी जो इम्तहानात थे वो स्कूल खुद लेता था। अब जो मिड टर्म इम्तहानात का जो सिलसिला शुरू किया है, और देखें वो सबसे बड़ी बात है कि सवालिया पेपर जो है वो अंग्रेजी में छप कर आ गए हैं, जिसकी वजह से जोग्राफिया में और दूसरे सब्जेक्ट जो है उनमें बच्चे अंग्रेजी में और साइंस में और तारीख में फेल हो गए बच्चे। हम रट्टा सिस्टम को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजी में तो सवाल नहीं ना होने चाहिए, सवाल उर्दू में भी होते हैं, साथ साथ अंग्रेजी में लिखे होते हैं, दोनों में लिखे होते हैं। इतनी देर से चलता आ रहा है, उसको आप ऐसे चाहें कि चेंज हो जाए तो पॉसिबल तो नहीं। जी बिल्कुल, इस हवाले से गवर्नमेंट को जो है ना पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, पॉलिसी चेंज अपनी करनी चाहिए, और पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को भी जो है ना एनुअल सिस्टम शुरू करना चाहिए और एनुअल इम्तहानात लेने चाहिए। बेशक वो मिडिल के भी ले लें, प्राइमरी के भी ले लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन एनुअल इम्तहानात होने चाहिए। जो मिड टर्म इम्तहानात है ये खत्म होनी चाहिए। साहब यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चीज बड़ी मैटर करती है। आपके पढ़ाने वाले अगर वही पुराने तरीके को इख्तियार करेंगे, बच्चों ने जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए, लेकिन हमारे यहाँ तो वही एक घिसा पिटा सिस्टम है। लेकिन हम अपनी जुबान की तरवीज में भी बुरी तरह नाकाम हुए। जिस तरह से बाकी शोबों में हम नाकाम है, उसी तरह से कौमी जुबान की तरवीज जो है वो बच्चों को अच्छी सिखा दे। अगर आपको मैं अभी पूछूं कि नए जो उर्दू अदब से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात कौन कौन सी हैं, तो आपके ज़हन में आए वही एक दो नाम जो घूम रहे हैं, वो बड़े नाम है जो है। उसके बाद कोई इस तरह का हमने किया क्या कि हमने तरक्की याफ्ता ममालिक आज भी, ख्वाह वो यूरोप की हो, जापान से ज़्यादा तरक्की तो हमने नहीं की ना, अपनी लैंग्वेज को तरजीह देते हैं। लेकिन हम असम्बली से बिल पास करवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज को नाफिज करने में 100% उसमें बुरी तरह नाकाम है। आज भी हमारे अगर नोटिफिकेशंस आप देखें तो आपको अंग्रेज़ी में नोटिफिकेशंस नज़र आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप आधा तितर और आधे बटेर की बजाय अगर आप ये मेहरबानी कर दें कि अगर आपकी बड़ी ज़रूरी है अंग्रेज़ी में, आपको एग्ज़ाम्स के जो पर्चे हैं वो भी आपने अंग्रेज़ी में अगर करने, उर्दू के कह के उर्दू मीडियम वालों को भी, तो फिर साथ में उर्दू का पूरा वो भी बंदोबस्त ज़रूर करें ताकि सहूलत रहे। और उसके बाद फिर हमने लिंग्विस्टिक बैरियर को जो है वो एक बड़ा मसला करार दिया हुआ है। अंग्रेज़ी बोलने वालों को ये समझा जाता है कि बड़े एक ये बड़े पढ़े लिखे हैं और ये एक इम्प्रेशन भी है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अंग्रेज़ी बोलने वालों ने जो हर्षर किया 9 मई को, सारे अंग्रेज़ी बोलने वाले थे। उन्होंने जो 9 मई को जिस तरह से शोहदा की तौहीन की और जिस तरह से उन्होंने रियासत के सामने खड़े हुए, वो बंदूकों वाले ये नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे, अंग्रेज़ी बोलने वाले थे उनमें अक्सरियत। तो मसला हमारे यहाँ ये है कि जदीद मेथडोलॉजी को हमने पीछे छोड़ दिया है। जदीद तरीके हैं। अब आप अगर जाएं स्कूल्स में
तो वहाँ पर नित नए अंदाज में बच्चों को टीच करने के तरीके हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि अब वो रट्टा सिस्टम और उसमें से हम बाहर निकल आए हुए हैं। बच्चों को हम सिखाते कम हैं और बच्चे ने बेसिकली देख के ज़्यादा सीखना होता है, और ऐसा कोई सिस्टम है नहीं हमारे यहाँ बस वही है रट्टा, वो सवाल याद कर ले। लेकिन सवाल ये है आज इस वक्त को ना संभाला गया, आज टीचर्स ट्रेनिंग पे तवज्जो ना दी गई, आज जदीद तालीम के निजाम का मुताबिक ना कराया गया, छोड़ने का जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और हमें अगर ये लगता है कि दौड़ी सिर्फ अंग्रेजी की है तो ये बिल्कुल गलत है। कम से कम अपनी लैंग्वेज की तरवीज कीजिए, लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए, तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाएं, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, जिस तरह से ज़माना जिद्दत की तरफ जा रहा है, बहुत बहुत जदीद चीज़ें भी आ रही हैं। हर इंसान चाहता है कि उसका स्मार्टफोन बहुत ही ज़बरदस्त हो और जहाँ कहीं पे बैठे पूरी दुनिया से वो कनेक्ट हो जाए उस स्मार्टफोन के ज़रिए। फिर वो लोग जो कि सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, कुछ लोग तो पूरा बिज़नेस अपना मोबाइल फ़ोन के थ्रू चला रहे होते हैं, तो ऐसे में लोग चाहते हैं उनके पास बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन हो जो कि उनकी इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करता हो। और इसी चीज़ को देखते हुए जी नया मोबाइल जो मुतारिफ़ कराया गया है उसकी तो फ़ीचर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। यंग टेक मोबाइल कंपनी है जो कि इन तमाम सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए अपने सारिफीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जदीद तर्ज का मोबाइल फ़ोन लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल का कैमरा बेस्ट हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में वो तमाम फीचर्स हों जो कि एक स्मार्टफोन की खुसूसियात रखते हैं, तो यंग टेक आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक मैं कहूँगी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसके फीचर्स पे रोशनी डालने की बहुत ज़रूरत है और उसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। इरफान यूसुफ साहब ने ज्वाइन किया, CEO यंग टेक मोबाइल्स हैं, और इसके साथ साथ डायरेक्टर सेल्स हैं मोहम्मद यूनुस साहब। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच। इरफान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जैसा कि अब हम कह रहे हैं कि ज़माना बहुत आगे की तरफ जा रहा है और हर कोई चाहता है कि उसका स्मार्टफोन जो है बस दुनिया में वो कहीं पर हो, उनको मसाइल ना हो, वो चाहे कैमरा है, वो चाहे उनका बिजनेस है, वो चाहे वो तमाम चीज़ें एक मोबाइल फ़ोन में अब आपको मिलती हैं। सो यंग टेक की खुसूसियात भी हमें बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया। बेसिकली जिस तरह आपने बताया कि स्मार्टफोन अब लोगों की ज़रूरत है और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लोग हैं उनकी आमदन कम है। पाकिस्तान में जो है आमदन कम की वजह से बहुत से लोग स्मार्टफोन से महरूम हैं और आज भी वो फीचर फ़ोन, बटन वाला फ़ोन यूज़ करने पे मजबूर हैं। और स्मार्टफोन अब वक्त की ज़रूरत है। बहुत सी आपको पता है एप्लीकेशंस हैं वो स्मार्टफोन से ही वो की जाती हैं, और पहले कॉल सिर्फ कॉल्स होती थी, अब स्मार्टफोन से के ज़रिए वीडियोस कॉल की जाती हैं और वीडियोस कॉल्स के अलावा बहुत सी एप्लीकेशंस वर्क करती हैं। तो उसके लिए स्मार्टफोन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं वो डिज़ाइन में बहुत खूबसूरत हैं और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने फ़ोन ख़रीदना है तो वो देखने में खूबसूरत होना वो बहुत ज़रूरी है। उसी को हमारी जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो टीम है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो डिज़ाइन और जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन हैं उसको सामने रख के डिज़ाइन करती है। और ये जो मोबाइल जो डिज़ाइन किया गया है ये ट्रेंडिंग डिज़ाइन हैं। और दूसरा ये कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल जदीद है। जिस तरह आपने बात बताई कि कैमरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेमोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो ये फ़ोन बनाए गए हैं। इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़बरदस्त है, जिसके मुताबिक आपके ग्राफिक्स हैं, जो आपकी पिक्चर्स है वो खूबसूरत दिखती है, नज़र आती है। तो इनमें तमाम जो कंसेप्ट है वो दिए गए हैं जो दौर जदीद के मुताबिक हैं। और इनके साथ साथ जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम रखी गई है। ये आज के वक्त में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट कंपनीज़ की चीज़ें तो मौजूद होती हैं लेकिन वो महंगी इतनी होती हैं कि वो आपकी अप्रोच में नहीं होती। तो यंग टेक ने सबसे पहले अपने सारिफ की अप्रोच देखी है कि क्या है, उसके मुताबिक बहुत ज़बरदस्त मोबाइल जो है वो डिज़ाइन किया गया है। सो सारिफीन का फीडबैक कैसा है? इरफान साहब मोहम्मद यूनुस साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी सारिफीन का फीडबैक कैसा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंग टेक प्राइवेट लिमिटेड ने जो कि एक स्मार्टफोन अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया है, इसका जो फीडबैक है मार्केट में बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इसको वेलकम किया जा रहा है।
क्योंकि KXD स्मार्टफोन जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है। जब इंटरनेशनल ब्रांड की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर इसको यंग टेक कर रहा है, और जब इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये ऑलरेडी 60 मुल्कों की सक्सेस के बाद पाकिस्तान आ रहा है। जब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे स्किल्स पीपल्स मौजूद हैं कि अब इंटरनेशनल ब्रांड भी पाकिस्तान को, यानी कि जो उसके जो बनाने का जो वो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आ गए हैं। इंटरनेशनल ब्रांड मजबूर हो गए हैं कि वो हम उनका ब्रांड्स पाकिस्तान में बनाएं और यहाँ की मार्केट को हम फैसिलिटेट करें। मैं समझता हूँ कि इसके जो डिज़ाइंस हैं, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसमें जो ख़ास तौर पे जो हमारा मॉडल है A07, इसकी जो शनाख्त है वो 3 कैमरे हैं। आप ऐसे ही समझे कि जैसे आईफोन आपने पकड़ा हुआ है, तो आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि इसकी जो शक्ल है वो आईफोन जैसी है, और प्राइस जो है वो बहुत कम है, यानी कि 22,500 रुपये में आप स्मार्टफोन, एक 8 GB 64 GB मेमोरी, 13 मेगापिक्सल HD+ डिस्प्ले आप हम सार्फिन को दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मार्केट में और लोगों की ज़रूरत को पूरा करेगा, और डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो इंशाल्लाह पूरा करेगा। हर जगह पे अवेलेबल होगा जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा जो सेल नेटवर्क है वो ऑल पाकिस्तान है, यानी कि आप समझे कि KPK से लेकर क्वेटा तक हमारा जो है नेटवर्क मौजूद है, जिसमें बड़े शहर कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और GT रोड की जितनी भी तमाम एरिया है, जो जनूबी पंजाब है, तमाम जगह पे हमारा सेल नेटवर्क मौजूद है, और किसी भी वो मोबाइल की शॉप पे जा सकता है और ले सकता है। मोहम्मद यूनुस साहब, अब लोगों ने ऑब्वियसली 22-23 हज़ार रुपया भी जिसने खर्च करने हैं, आज के टाइम में ये अमाउंट मैटर करती है लोगों के लिए। यहाँ पर आपके पास नकली चीज़ें बहुत होती हैं, तो असल की पहचान के लिए कुछ अगर आप शेयर करना चाहें कि यंग टेक का यही मोबाइल आपने खरीदना है, क्योंकि मार्केट में आपको पता है दूसरी फेक चीज़ें भी बहुत आ जाती हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि इसमें जो नकली मोबाइल हैं जिसकी क्वालिटी कुछ नहीं होती, तो ये इंटरनेशनल ब्रांड है। ऑलरेडी 60 मुल्कों में ये सक्सेस के बाद पाकिस्तान जब लॉन्च हो रहा है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि इंशाल्लाह आप इस्तेमाल जो भी करेगा उसको बहुत ही उसका एक फ़ोन जो अक्सर प्रॉब्लम आता है जब एप्लीकेशन तस्वीरें ज़्यादा खींचते हैं लोग तो फ़ोन हैंग हो जाते हैं, तो इसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा बनाई गई है, और इसके आखिर में एक जो फंक्शन दिया गया है ख़ास तौर पे कि ये मेमोरी को कम्प्लेक्स कर देता है, यानी कि आपने उसमें अगर 20,000 तस्वीरें डाउनलोड कर दी हैं, 20,000 के बाद ये ऑटोमेटिकली इसमें एक नया सॉफ्टवेयर है कि जो उसको रन करता है और उस तमाम जितनी भी फाइल्स है आपको वो छोटी कम्प्लेक्स करके शॉर्ट मेमोरी बना देता है, तो आपके पास मेमोरी में इजाफा हो जाता है। उसके बाद जो इसकी मेगापिक्सल क्वालिटी है, कैमरा 13 मेगापिक्सल है, तो उसकी वजह से जो HD+ डिस्प्ले है उसको सपोर्ट करता है। जब HD डिस्प्ले पे आप HD+ डिस्प्ले होता है और आप देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा है, तो डेफिनेटली वो आपको शार्पनेस की तरफ लेके आ जाए। जी, ऑनलाइन पे भी हमारी वेबसाइट के थ्रू बिल्कुल वो परचेज कर सकते हैं, और हमने इंशाल्लाह इसके ऊपर ओवरसीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमारे जो ओवरसीज़ के जो हेड हैं फ़ारूक भट्ट साहब हैं, और वो भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और वो इंशाल्लाह हम जल्द इस मोबाइल्स को एक्सपोर्ट की तरफ इंशाल्लाह लेके जाएंगे। ठीक है जी, एक्सपोर्ट की तरफ भी लेके जाएंगे। सो इरफान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कलर्स, फीचर्स, मोबाइल का कलर, वो मोबाइल जो कि ईजीली हैंडल हो जाए, ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आपके पास बड़ा फ़ोन भी कैरी करना, सम टाइम हमें ये चीज़ें लगती हैं। सो ये सारिफिन की इन ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखा गया है। इसमें 5 कलर्स हम लेके आए हैं, उसमें पिंक भी है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है, वाइट भी है, और ग्रीन कलर भी है। तो इसमें जो कलर्स का भी ख्याल रखा गया है, यानी कि जो लोगों की ज़रूरियात हैं उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है, और इंशाल्लाह ताला जो हमारा मोबाइल है हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की मार्केट में एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करेगा। और जिस तरह यूनुस साहब ने कहा, डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब है कि हर हाथ में स्मार्टफोन होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी चाहती है, तो वो भी इंशाल्लाह पूरा होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो आपने फेक की बात की, तो ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन है ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से अप्रूव फ़ोन होगा, यानी कि इस पे जो टैक्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो पेड हैं, और उनको एक अप्रूव मोबाइल मिलेगा, जो कि जिस तरह मार्केट में कुछ आगे पीछे से जो मोबाइल आ जाते हैं जिसके टैक्स पेड नहीं होते, और वो लोगों के ब्लॉक हो जाती हैं, सिम्स ब्लॉक हो जाती हैं, सेट्स ब्लॉक हो जाते हैं, वो यूज़ नहीं कर सकते और वो यूज़लेस हो जाता है। तो इसमें ऐसा कोई नहीं होगा, और इसकी 1 साल की वारंटी भी है। अगर इस सेट में किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आ जाता है, तो कंपनी यंग टेक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इसको ऑन करेगी और वारंटी जो है वो प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। मोबाइल फ़ोन जो है वो आजकल उसका रोल तो ये है कि अगर आपके रिश्तेदार कहीं दूर दराज भी बैठे हैं तो आप वीडियो कॉल के ज़रिए उनको देख सकते हैं, तो इसमें पिक्चर क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। ये सब चीज़ें मोबाइल की खुसूसियात होनी चाहिए, तो यंग टेक क्या इन खुसूसियात पर पूरा उतरता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपको पहले बताया गया कि जो ख़ास तौर पे इन चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है
वो आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है कैमरा, उसमें हम 13 मेगापिक्सल कैमरा हम यूज़ करवाया है। और जो दूसरी जो चीज़ इसमें जो डिपेंड करती है वो मेमोरी है, और वो मेमोरी जो है वो काफ़ी बड़ी, यानी कि 8 GB मेमोरी दी गई है। तो 8 GB मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कि जो है वो जनरली कभी भी ना हैंग की तरफ जाती है, और वो एक इनफ मेमोरी है जो कस्टमर इजीली यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस मोबाइल के थ्रू करते हैं, मेरे ख्याल से ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि मेमोरी भी इनफ है, आपको इस चीज़ का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि घर बैठे उन्हें चीज़ें पहुँच जाएं। जो हमारी जो सेल्स टीम है, जो हमारा सेल्स नेटवर्क है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम तकरीबन मोर देन 5 ईयर्स जो है वो सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल पे भी अपना नेटवर्क मौजूद है, वहाँ से भी मिल जाएगा। दूसरा ऑनलाइन जो है वो भी, क्योंकि ज़्यादा लोग शॉपिंग जी ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। आप हमारी जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसको बुक कर सकते हैं। दूसरे बहुत से ऑनलाइन स्टोर्स हैं जिन्होंने हमसे रब्ता रखा हुआ है और उन्होंने हमसे डील्स की हैं, तो वहाँ से भी जो है वो इनको आसानी से इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। यूनुस साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, एक चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं थोड़ी बहुत ख़राबी उसमें हो जाती है, तो आसान रिपेयर भी हो जाएगा हर जगह से? कोई ऐसी इसमें चीज़ तो नहीं है कि वो मिलना मुश्किल हो जाए और आपका मोबाइल यूज़लेस? जी बेसिकली इसकी जो सर्विस के लिए ये है, हमारी जो टेक केयर के नाम से हमने सर्विस को भी मुतारिफ करवाया है, जिसकी तमाम ऑफिसेज़ लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर में और रावलपिंडी में मौजूद हैं। और इसकी जो ऑनलाइन सर्विस के लिए हमने दिया है कि अपने कस्टमर एक UN नंबर है, उस UN नंबर पे वो कॉल करें और हमारा जो नुमाइंदा है वो उनके डोर डेस्क पे आएगा और उससे मोबाइल लेके जाएगा और 72 आवर्स के अंदर अंदर उसको हमारा सर्विस सेंटर उसको रिपेयरिंग दे देगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और मोबाइल जैसे कि मैं देख रही हूँ है भी बहुत खूबसूरत, अगर ख़वातीन ख़रीदना चाह रही हैं उनके लिए भी अलग से कलर्स के ऑप्शन मौजूद है। सो गुड लक तो हम आपको कहना चाहेंगे। अगर आप इतनी ज़बरदस्त मार्केट में चीज़ लेके आए हैं तो इसका फीडबैक भी आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह मिलेगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है कि पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें ख़रीदें और पाकिस्तान पे जो है वो ट्रस्ट करें। इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। ये जो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट लगाया है, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ और क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को कि उन्होंने ये सेटअप पाकिस्तान में जो प्रोवाइड करने लगाने का हमें अपॉर्चुनिटी दी। और जो है उससे क्या नाम है, ना सिर्फ हमारी जो इंपोर्ट बिल है उसमें कमी आएगी बल्कि एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी फ्यूचर में ये जो इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री जो है, ज़र मुबादला में इंतहाई इजाफा करेगी और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान में के लिए एक्सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान में ज़र मुबादला लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला, जो पाकिस्तान को मजबूत करेगी। और हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मजबूत होगा, माशी लिहाज से भी और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी पाकिस्तान बेहतर होगा। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जी मेरा जो लास्ट मैसेज यही है कि यंग टेक प्राइवेट लिमिटेड 1999 से वर्क कर रही है। मोबाइल इंडस्ट्री का इनको बहुत ही एक वसी तजर्बा है और इंशाल्लाह हम इस पाकिस्तान को डिजिटल जो पाकिस्तान अब बनने जा रहा है, इसमें हमारी जो टीम और हम इसका भरपूर साथ देंगे। और हमें अपने कस्टमर्स को यही कहना है कि हमारे यंग टेक प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर एतमाद करें और इंशाल्लाह उस एतमाद पे हमारी जो टीम है उनसे पूरा उतरेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का एंड गुड लक। हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।